नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली के तहत पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने लगाए पौधे। यूपीएससी परीक्षा में 718वां रैंक प्राप्त कर केसरिया की बेटी ने जिले का नाम किया रोशन। हर तरफ खुशी का माहौल। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ सड़क, ग्रामीणों के सहयोग से बनाया जा रहा है चचरी पुल। मझौलिया का है मामला। शिवहर में भी पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली के तहत जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने लगाए पौधे और लोगों को किया जागरूक। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली के तहत बंजरिया प्रखंड के चैलाहा पंचायत में सिजुआ पोखर पर फलदार पौधे लगाए हैं। मौके पर रोटरी क्लब, लायंस क्लब के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने भी फलदार पौधे लगाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को संदेश दिया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहयोग दें। उक्त अवसर पर सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, डीआरडीए निर्देशक, प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं बंजरिया प्रखंड के प्रमुख सहित चैलाहा पंचायत के गणमान्य लोग मौजूद थे। पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, वार्ड पार्षद और हमारे प्रमुख जी, यहाँ के सारे पदाधिकारी, डीडीसी साहब, डायरेक्टर डीआरडीए, हमारे बीडीओ साहब, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आज देखिए जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो है यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाने का जो संकल्प लिया गया था, उसी के प्रतिपूर्ति के लिए सामाजिक संगठन के साथ साथ सभी स्तर के लोग यहाँ पे उपस्थित हुआ है। इसमें रोटरी क्लब है, हमारे रोट्रैक है, इनर व्हील है, लायंस क्लब है, साथ ही में यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं। मूल उद्देश्य था कि जो प्लांटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, इसको क्यों बचाना है हमको, ताकि हमको पृथ्वी को जो है सही तरीके से हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सके। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिया गया है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो पोखर है, बेसिकली ये पोखर नहीं था तो एक नाला था और ये अबैंडन पड़ा हुआ था जिसके उड़ाई बहुत दिन से नहीं हुई थी। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसको मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है, जो हमारे कुछ माइग्रेंट लेबर्स को भी इसमें उन्होंने जॉब दिया था और उनके परिवार वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको रिजुवनेट कर दिया है और इसमें मछली का कार्प वगैरह, रोहू का वगैरह बीज इसमें डाल दिया है। इससे दो चीज़ें हो गई, एक तो पर्यावरण का संतुलन, जो ये नेचुरल जो वेटलैंड रहा करता था वो मेंटेन हो गया। सेकंड चीज़ जो है, एक रोज़गार का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। थर्ड चीज़, जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जिसमें हम कहते हैं कि पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, क्योंकि मछली एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार है, तो ये आहार भी यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो रहा है और एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, एक अच्छा प्लीजेंट एनवायरनमेंट हो रहा है। कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए एक रोज़गार होना बहुत आवश्यक है और ये रोज़गार का अपॉर्चुनिटी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है। मैं सभी लोगों को, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को भी और जनप्रतिनिधियों को और पदाधिकारियों को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत 50 चालकों को वाहनों का चाबी सौंपा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आज यहां पर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री के द्वारा चालकों को 1-1 लाख की अनुदान की राशि दी जा रही है। पटना से ही मुख्यमंत्री के द्वारा इस जिले के कई बस पड़ाव का भी शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ग्राम परिवहन योजना बहुत ही अच्छी योजना है। इस परिवहन योजना से लाभुकों को बड़ी राहत मिली है और बेरोजगार युवा चालकों को रोजगार मिल गया है। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में आवेदन देकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। आज यहाँ पे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत कुल 50 लोगों को वाहन के लिए जो है अनुदान की राशि अधिकतम जो 1 लाख रुपया दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। इसमें विशेष तौर पे जो समाज के गरीब वंचित घटक रहते हैं उन्हीं को ये गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है। इससे एक तो आवागमन की सुविधा हो रही है, ग्रामीण सुदूर एरिया से लोग को कोरोना बीमारी में भी अगर शहर में आना है तो उसका भी लाभ इनको हो रहा है। अभी जो है रोज़गार का एक अपॉर्चुनिटी जो है उनको मिल रहा है यहाँ से।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के बथना गांव की रूहीना तुफैल खान ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 718वां रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाली रूहीना की सफलता से उनके पिता इंस्पेक्टर तुफैल अहमद खान का फक्र से सीना चौड़ा हो गया है। गौरतलब है कि रूहीना के पिता तुफैल अहमद खान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सीआईएसएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। परिणाम आने के साथ ही पहले से बाढ़ के चपेट में आने के वजह से विपदा में डूबा केसरिया के बथना गांव का माहौल खुशी में बदल गया और चारों तरफ लोग जश्न मनाने लगे। रूहीना की घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके पैतृक गांव में भी मिठाइयां बांटी जा रही है और उनके परिजन और रिश्तेदार सहित पूरा चंपारण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वो आईएएस की है, बहुत बड़ा ये निकाली है। ये केसरिया और चंपारण को गौरवान्वित की है और जिससे एक महिला हो करके और इतनी बड़ी जो एग्ज़ाम में हिंदुस्तान लेवल पर बैठ करके और इतना अच्छा रैंक लाई, इसके लिए हम लोग सब लोग इतना जश्न मना रहे हैं जो कहने के लायक नहीं है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारी भतीजी ने आईएएस निकाली है और इस पंचायत में ये पहली लेडीज़ है जो ये आईएएस निकाली है। हम लोगों का पूरा बस्ती के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। रूहीना तुफैल खान की इस कामयाबी पर स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने भी बधाई दी है और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रूहीना तुफैल खान ने केसरिया समेत पूरे चंपारण का नाम रोशन किया है। भोपाल में रह रही रूहीना तुफैल खान से बात की हमारे सहयोगी अफसर कमाल ने। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी शुक्रिया। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। जी जी। रूहीना, इतनी बड़ी परीक्षा आपने दी है और उसमें पूरे हिंदुस्तान में आपका 718वां रैंक आया है। जी जी। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस यही कहना चाहूंगी कि एक तो खुशी है कि मेहनत मेरी रंग लाई है और बहुत मेहनत की मैंने, मेरे माता पिता के सहयोग से। एक्चुअली सारा क्रेडिट जो जाता है मेरे माता पिता को ही जाता है, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। लोग अगर कभी किसी ने बोला कि नहीं लड़की की शादी करा दो, शादी की एज हो गई है, लेकिन ये सब बातों को अलग रख के उन्होंने हमेशा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया और मैंने जो चाहा, मैंने पढ़ना चाहा तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं चाहती थी वो मैंने हासिल किया मेरे माता पिता के सहयोग से। कौन सा अटेम्प्ट में आपका ये क्वालिफाई हुआ है? जी मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। पिछले 5 अटेम्प्ट में मैं फेल हो, मैंने कोई भी अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई नहीं किया था। पिछले मतलब हमेशा 2, 3, 4 नंबर से रह जाता था। तो बार बार असफलता हाथ लगने के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। आखिर इस तरह का प्रेरणा आपने किससे लिया है? जी ये प्रेरणा मैंने अपने फादर से लिया है, मेरे पिता से लिया है। वही हमेशा हौसला अफजाई करते थे। बार बार फेल होने के बाद भी वो मुझे कहते थे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा। और दिल्ली जाने के लिए भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। मैं जाना नहीं चाहती थी दिल्ली प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा दिल्ली और बार बार मेरी हौसला अफजाई की। हर बार मेरा प्रीलिम्स रह जाता था 2, 3, 4 नंबर से, तो वो फिर मेरे को फोन करके मतलब हौसला बढ़ाते थे कि नहीं अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। इस बार तो आखिरी अटेम्प्ट था तो मेरे पास कुछ खोने के लिए था ही नहीं, तो मैंने अपना पूरा जितनी एनर्जी थी सब इसी में झोंक दिया। तो अब 6वीं बार में मुझे सफलता मिली तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है और जो लड़कियां हैं, स्पेशली महिला, मैं चाहती हूँ उनके लिए काम करना। महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनकी शादी ना की जाए। अगर वो नहीं करना चाहती हैं तो उनको पहले पढ़ाया लिखाया जाए, इस काबिल बनाया जाए, उसके बाद उनकी मर्जी से या जो वो चाहती हैं वो उन्हें करने दिया जाए। इसकी तैयारी कैसे हुई? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इस परीक्षा में जाने के लिए एक बड़ा मजबूत हौसला, साथ में टाइम भी देना पड़ता है। जी जी। एक्चुअली मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई वो केंद्रीय विद्यालय से हुई, क्योंकि मेरे पिता पैरामिलिट्री फोर्स में है तो उनका हमेशा अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होता रहता है। तो केंद्रीय विद्यालय में जब मैं देखती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट आते थे IAS IPS,
हम उन्हें एस्कॉर्ट करने जाते थे, गेट से लेने जाते थे, फिर छोड़ने जाते थे, वो झंडा फहराते थे, हमारी हौसला अफजाई करते थे। तो मुझे लगता था ये बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब ये बहुत एक ऐसी अच्छी पोस्ट है जिसमें बहुत इज्जत है, इतना सम्मान है। फिर क्योंकि पिताजी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हैं, तो वहां पर भी जब मैं देखती थी आईपीएस ऑफिसर्स को का रुतबा, उनकी इज्जत, उनकी जो भी मतलब एक बहुत अच्छा ऑरा होता था, तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छी जॉब है। और पिताजी ने भी हमेशा ये हौसला दिया कि बेटा आईपीएस करना चाहो तो कर सकते हो, आईपीएस एक करियर ऑप्शन है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो पिताजी के मुंह से हमेशा आईपीएस के बारे में सुना, पिताजी को वर्दी में देखा तो हमेशा गर्व महसूस हुआ कि मेरे पिताजी वर्दी में हैं और देश की सेवा करते हैं। तो पिताजी को देश की सेवा करते हुए देख के हमें भी बहुत प्रेरणा मिली कि हाँ, हमें भी देश की सेवा करनी चाहिए। तो इसी से मेरा दिमाग में बैठ गया। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। शुरू में कोचिंग वगैरह नहीं ले पाई, लेकिन मैंने खुद से शुरू किया। उसके बाद जब दिल्ली गई तो पिताजी ने पूरा सहयोग किया, पूरे कोचिंग की फीस और रहना खाना सब कुछ। तो उसके बाद फिर वही मैं मेहनत करती रही, मैंने हार नहीं मानी। 5 बार विफलता हाथ लगी मेरे। ये भी जाता है ना कि इसमें रिस्क फैक्टर भी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर कामयाबी मिली तो एक बड़े अफसर, चाहे क्लास 1 अफसर बनेंगे, या नहीं तो फिर किसी काम के नहीं रहे। इतना बड़ा क्या कहना चाहेंगे? और वो भी आपका आखिरी अटेम्प्ट। जी जी बिल्कुल, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था और रिस्क भी था। पर मेरे लिए एक्चुअली रिस्क नहीं था, मेरे पास करियर ऑप्शन था। क्योंकि जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तब मैं साथ साथ में पढ़ाती भी थी बच्चों को। तो मेरे लिए करियर ऑप्शन था, अगर आईएएस नहीं बन पाती तो मैं एक शिक्षक बनती। क्योंकि मुझे लगता है एक शिक्षक जो होता है वो, उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समाज में। माता पिता के बाद जो एक स्थान होता है वो एक शिक्षक का होता है। क्योंकि अगर कोई, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे कि ये भी सुनने में आई कि आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानती हैं। जी जी, मैं अपना आदर्श इसलिए मानती हूँ क्योंकि उनकी वो मतलब उन्होंने एक बार ये कहा था, मैंने उनकी बहुत स्पीच सुनी है। उन्होंने कहा था कि अगर समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं तो वो हमारे माता पिता और शिक्षक हैं। तो मेरे पास करियर ऑप्शन था शिक्षक बनने का, और मैं चाहती थी शिक्षक बनना अगर मैं आईएएस नहीं बन पाती। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ऑप्शन था बैक इन द हेड। क्योंकि मैंने 3 साल पढ़ाया, मैंने 3 साल एज ए टीचर मैं रही और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। और बहुत अच्छा लगा मुझे उस दौरान भी जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। अब कोई रोहिना किसी को एस्कॉर्ट करने जाती थी अपने पापा के साथ, अब उन्हें कोई एस्कॉर्ट करने आएगा, कैसा महसूस करेगा? जी, मैं ये तो नहीं चाहती कोई मुझे एस्कॉर्ट करने आए या कोई मुझे लेने जाए या गाड़ी से उतारे। मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जैसे पहले थी वैसे अब भी रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। बस ये चाहती हूँ कि एक डिफरेंस ला सकूं जिंदगी में, लोगों की जिंदगी को छू सकूं। जैसे गांधी जी कहते थे, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप जो बदलाव समाज में देखना चाहते हैं वो बदलाव आप पहले खुद बनिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुझे एस्कॉर्ट करे, कोई मुझे सलाम ठोके, मैं ये सब नहीं चाहती। रोहिना, आपने एक बात बताया कि मुझे करियर ऑप्शन मेरे पास था, लेकिन फिर बार बार आपने यूपीएससी क्वालिफाई के लिए सोचा, आईएएस ही पसंद किया आपने। आखिर क्यों बनना चाहती हैं आप आईएएस? क्या इसमें लगता है आपको? क्या इससे आपको कुछ? आईएएस, देखिए मैं मानती हूँ कि हम हर जो भी प्रोफेशन में हम हैं, कहीं ना कहीं हम देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक आईएएस को वो पावर मिलती है कि वो एक बड़े स्तर पर लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकता है, चेंज ला सकता है, बहुत सारी जिंदगियों को छू सकता है। अंडर प्रिविलेज लोग हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जिंदगी को छू सकता है, शिक्षा में उनको आगे ले जा सकता है। उसके पास इतनी पावर है कि वो एक समाज में बदलाव लाता है जो इस समाज में जिसकी जरूरत है। तो इसीलिए मैं चाहती थी आईएएस बनना। मेरा सपना इसीलिए था आईएएस बनना कि ये बदलाव मैं ला सकूं अगर मैं आईएएस बनती हूं तो। बस यही एक मोटिवेशन था जो मुझे हमेशा खींचता रहा इतने सालों तक, और मैंने हार नहीं मानी। उस मेरे चैनल के माध्यम से आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1-2 अटेम्प्ट के बाद फिर बैक हो जाते हैं? उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी मेरे माध्यम से आप? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, और बस लगे रहिए। अगर आप सच में जुनून है आपके अंदर, आप डेफिनेटली एक ना एक दिन आप कर जाएंगे।
डेफिनेटली आप जरूर बनेंगे। हम जो भी चाहते हैं हम बन सकते हैं, बस हम ये हौसला और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये बहुत सच है, बहुत ही सत्य वचन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई हार ना माने, कोई भी हार ना माने, और मैं चाहती हूँ हमारे आसपास जो लोग हैं, माता पिता, शिक्षकगण, हम वो सभी आपस में सबका सहयोग करें। मतलब अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, तो हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। यही मैं कहना चाहती हूँ। आप जिस गांव से आपका ताल्लुक है बिहार का, जी जी। गांव में अक्सर लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कॉलेज स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अब जमाना बदल गया है। अब तो हम ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी धन लक्ष्मी है, बेटी घर का गौरव है, बेटी घर की रहमत है। तो लड़कियों को तो बहुत और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटी तो कल का फ्यूचर है, वो आने वाली जनरेशन को बनाने वाली है, वो जन्म देने वाली है। तो बेटियों को पढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना बेटों को पढ़ाना जरूरी है। तो मेरे को लगता है शिक्षा में हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़का है या लड़की। हमें ये देखना चाहिए कि वो लड़की जो है वो अपने आने वाले जनरेशन को जब वो नर्चर करेगी, तो वो आने वाली जनरेशन कितनी अच्छी होगी। तो इसलिए बेटी की शिक्षा पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर रोहिना, अगर आपको किसी जिला अधिकारी बनाया जाता है, तो सबसे पहला प्राथमिकता आपके नजरों में क्या होगा? किस चीज की सुधार करना चाहेंगी आप? जी, मैं शिक्षा में ही सुधार करना चाहती हूँ। मेरा यही सपना है कि मैं सबसे ज्यादा काम शिक्षा के लिए करूँ, और शिक्षा में भी महिला शिक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं में शिक्षा बहुत बड़े स्तर पे बढ़े, और लड़कियां आगे आए, वो अपना सपना पूरा करें। वो जो बनना चाहती हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, वो जो बनना चाहती हैं वो पूरा करें, अपना सपना पूरा करें। मैं चाहती हूँ मैं शिक्षा में बहुत काम करूँ, बहुत सुधार करूँ। धन्यवाद। एसटीवी न्यूज के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका फ्यूचर और उज्जवल हो, इसलिए हमारी कामना आपके साथ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल के प्रधान लिपिक व भंडारपाल को सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत राय ने उनके कर्तव्य पथ से निलंबित कर दिया है। बता दें कि अरेराज एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें प्रधान लिपिक व भंडारपाल अपने कोविड-19 के ड्यूटी से गायब पाए गए थे, जिसकी लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को दी थी, जिस आधार पर सिविल सर्जन दोनों को निलंबित करने का आदेश निर्गत किए। इस संबंध में पूछे जाने पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। देखिए, कोरोना कोविड-19 ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सभी पदाधिकारियों को, कर्मियों को अपना योगदान देना चाहिए। अगर कोई कर्मी शिथिलता बरतता है तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाती है नियमानुसार। इवन अरेराज के जो हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक दिन ये अनुपस्थित पाए गए तो इनको भी स्पष्टीकरण हुआ है, जो भी मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल। इसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों में इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि हम सभी लोग जो है पब्लिक सर्विस के लिए यहाँ पे आए हैं, लोगों की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। तो कुछ कर्मियों पर कार्रवाई होती है, तो वो इसका उद्देश्य यही है कि थोड़ी सी व्यवस्था बेटर तरीके से हम जनता को दे सकें। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले बिहार युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े युवा संगठन युवा कांग्रेस के 61वीं स्थापना दिवस पर ब्लॉक रोड दयाल निवास पर झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान प्रदेश महासचिव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई है, जिसके कारण करोड़ों युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, इसलिए रोजगार सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी के नेतृत्व में पूरे देश में युवाओं के लिए 9 अगस्त से रोजगार दो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के सबसे जरूरी मुद्दे रोजगार के लिए राजधानी दिल्ली से लेकर जिला स्तर, प्रखंड और ग्राम स्तर तक रोजगार दो का नारा बुलंद करेंगे, ताकि बढ़ती बेरोजगारी से बेखबर केंद्र सरकार को जगा सके। प्रदेश महासचिव ने कहा कि भारत में आज 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई थी। इस हिसाब से 6 सालों में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। उल्टे कोविड-19 के कुप्रबंधन के कारण 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। इसलिए युवा कांग्रेस जिला और विधानसभा स्तर पर लगातार आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण और सरकारी कंपनियों को बेचकर युवाओं के रोजगार के अवसर लगातार छीन रही है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग लाखों सरकारी पद खाली हैं, जिन्हें भरने की बजाय उल्टे नौकरी छीनने के फैसले ले रही है। हाल ही में रेलवे में 50% पदों को सरेंडर कर दिया गया है, अर्थात अब इन पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी को गलत तरीके से लागू किया और बिना सोचे लॉकडाउन जैसे फैसलों से मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दी है। रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू देश भर में राज्य, जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेंगे। बताया गया कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव में धरना देंगे, बेरोजगार युवाओं की मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सोशल मीडिया में बेरोजगार हो चुके युवाओं के वीडियो भी चलाए जाएंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों को देश की जनता के सामने उजागर की जाएगी। उक्त कार्यक्रम में आदापुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश कुमार यादव, नफीस आलम, मुश्ताक अंसारी, संतोष कुमार, उपेंद्र नाथ कुमार, देवेंद्र कुमार सहित अनेकों युवा उपस्थित थे। आज भारतीय युवा कांग्रेस की 61वीं शताब्दी समारोह मना रहे हैं। पिछले 6 महीना पहले हमने एक रिपोर्ट पढ़ा वित्त मंत्रालय का, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर जो भी पोस्ट 5 सालों से अभी वंचित है, उस पर कोई वैकेंसी नहीं है, उस पर कोई बहाली नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई ना कोई तो काम कर रहा है। तो ऐसा सिफारिश किया था वित्त मंत्रालय ने कि अगर वो नहीं है बाबू और उसका काम कोई ना कोई कर रहा है तो उस पोस्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस पोस्ट को ही ख़त्म किया जा रहा है। लगभग 9600 पोस्ट वित्त मंत्रालय के अधीन आता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। लगभग मिला जुला के यही समस्या है कि इस देश से रोजगार नाम का कोई चीज़ नहीं रहा है। युवा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस की 61वीं स्थापना दिवस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के आह्वान पर आज हमने रोजगार दो, आज दो, अभी दो का नारा हमने देकर पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में आज यह मुहिम हम चला रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से युवा रोजगार के नाम पर फेल है। पूरे कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है। इसके खिलाफ में हम चट्टानी एकता के साथ इस सरकार के खिलाफ में आज 9 अगस्त 2020 को हल्ला बोल कार्यक्रम करके इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अभी भी नहीं जगिएगा। आने वाले समय में यह युवा मोर्चा खोलेंगे, घर घर से युवा निकलेंगे और रोजगार देने की संकल्पता के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर एक करारा प्रहार है वर्तमान सरकार पे। एक सवाल पूछा जा रहा है कि आज हिंदुस्तान का हर बच्चा बेरोजगारी की तरफ क्यों जा रहा है, देश के अंदर रोजगार की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। मैं साहिल रजा, मेरे साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ HTV न्यूज़ रक्सौल। आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 1 दिवसीय धरना करके वर्तमान सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया है और प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा और सहायता देने की मांग की है। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना भाई ने कहा कि पूरा बिहार कोरोना से लेकर बाढ़ की पानी से त्रस्त है और सरकार अपने कुर्सी के चक्कर में पड़ी हुई है। बिहार में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की प्राकृतिक आपदा के साथ साथ सरकारी कुव्यवस्था से मानव ग्रस्त हैं। मुन्ना भाई की बाइट यहाँ पे। वहीं मोतिहारी विधानसभा प्रभारी मनोज प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि राज्य के छोटी से लेकर बड़ी पुलिया टूटते जा रही है, जिससे गांव से गांव का और शहर का संपर्क टूटते जा रहा है। सरकार एक नाव तक उपलब्ध नहीं करा पा रही। इस प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, अल्पसंख्यक अध्यक्ष शकील अहमद, नगर अध्यक्ष रवि प्रकाश, सुजीत कुमार, वकील सिंह आदि सक्रिय कार्यकर्ता शामिल थे। पृथ्वी दिवस के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रिय रंजन राजू, तुरकौलिया सीओ और तुरकौलिया थाना अध्यक्ष रामबाबू प्रसाद ने पौधे लगाए और अन्य लोगों को भी पौधे लगाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना और उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। शिवहर पुलिस कप्तान संतोष कुमार बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पुलिस केंद्र में वृक्षारोपण किए हैं।
वहीं जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी बहुत सारे जगहों पर वृक्षारोपण की और अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। वहीं इस अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा भी इसमें भाग लेकर वृक्ष लगाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस केंद्र के साथ सभी थाना परिसर में भी वृक्षारोपण किया गया। वहीं अंबा उच्च विद्यालय से लेकर मीनापुर बलहा तक वृक्षारोपण की गई और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज जल जीवन हरियाली अभियान के तहत धरती को बचाने के संकल्प के तहत पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर आज पताही प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया और अन्य लोगों से भी पौधे लगाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी रविंद्र कुमार, अंचलाधिकारी रोहित कुमार, मुखिया कृष्ण मोहन सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से आ रही है। यहाँ बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज जल जीवन हरियाली कार्यक्रम अंतर्गत जगत नारायण निषाद ने अपने सिनवरिया आवास पर चमेली का पौधा लगाकर पौधारोपण मुहिम को आगे बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से बेतिया विधानसभा की जनता के साथ साथ बिहार के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ें और अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने में अपना योगदान जरूर दें, पौधे लगाएं और उसकी रक्षा करें। सूबे में शराबबंदी होने के बावजूद शराब कारोबारी मानने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया नहर के पास से पुलिस ने 59 लीटर देसी शराब बरामद किया है। तुरकौलिया थाना अध्यक्ष रामबाबू प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह नरकटिया विधानसभा प्रभारी ललन कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर सांकेतिक उपवास कर किसानों को दिल्ली सरकार की तरह प्रति एकड़ 50,000 रुपए देने की मांग को लेकर दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग कोरोना वायरस और बाढ़ से त्रस्त हैं और लोगों के मुसीबत में काम आने के बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने में व्यस्त हैं। इस धरना के दौरान मौके पर मौजूद दरवेश कुशवाहा, विश्वनाथ महतो, नूरुल हुदा, रामू कुमार, अमन अंसारी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ललन कुमार सिन्हा ने कहा, तमाम लोग मजदूर, आम इंसान का जीना मुहाल हो गया है, रोजी रोजगार सब कुछ छिन गया है। किसानों ने इस वैश्विक महामारी में कड़ी मेहनत करके जो धान की खेती किया था, बाढ़ ने सब कुछ लेकर चला गया। बिहार सरकार फसल क्षति को लेकर के मात्र 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर दे रही है। उसमें भी बिचौलिया लगे हुए हैं। अधिकारी से लेकर सब कुछ इसमें बंदरबांट करते हैं। उस राशि में किसानों के हाथ में मिलती कुछ नहीं है। हमारी मांग है कि नीतीश कुमार किसानों को दिल्ली सरकार की तरह प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपया देने की घोषणा करें। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा महनवा पंचायत के बकुलिया टोला से बढ़ैया टोला जाने वाली मुख्य सड़क में भीषण बाढ़ के कहर से सड़क संपर्क बंद हो गया है। इस सड़क पर चचरी पुल स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अपने श्रमदान से तैयार कराया जा रहा है। स्थानीय उप मुखिया हसमत अली ने बताया कि इस सड़क से डुमरी गांव से पिपरपाती पुल तक जाने वाली मात्र एक मुख्य सड़क है, जो सड़क बाढ़ से टूट गया है और अभी भी इसमें काफी मात्रा में पानी का बहाव हो रहा है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी सुधि कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी अभी तक लेने नहीं आए हैं। जिसके बाद सड़क पर चचरी पुल का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से कराया जा रहा है। कोई इमरजेंसी होता है तो उसको उठा कर ले जाना पड़ता है हम लोग को, इसलिए अपने ग्रामीणों के सहयोग से सरपंच साहब और मैं मिलकर ये बांस का चाली लगा रहे हैं कि ऐसे आने जाने के लिए हम लोग को दिक्कत ना हो। सीओ साहब को बोले थे, लेकिन उन्होंने एक नाव भेजा बस, इसके अलावा कुछ सरकारी हमको मदद नहीं मिल रहा है। और ये सड़क पता नहीं अब कितना दिन ऐसे खंडौर बना रहेगा। यहाँ से इस रास्ते से डुमरी महानवा सब लोग पिपरपाती पुल तक जाते हैं, उधर गढ़वा पंचायत के लोग, उधर अतकपरिया के लोग, सब लोग इसी रास्ते से इधर डुमरी या सुगौली की तरफ जाते हैं। ये बहुत मुख्य सड़क है, बहुत चलने वाली सड़क है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।